बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। एक ऐसा वक्त, एक ऐसा दौर कि जिसमें जीना जो है वो दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। अवाम महंगाई की दुहाई दे रहे हैं, परेशान हैं। आए दिन कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी पेट्रोल की कीमत, कभी बिजली की कीमत और कभी जो दीगर रोज़मर्रा की अशिया हैं वो महंगी से महंगी होती जा रही हैं। जैसे ही पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो किराए भी बढ़ जाते हैं। आम आदमी परेशान दिखाई देता है, मुश्किल हालात से गुजरता दिखाई देता है। ऐसे में उसकी जो नज़रें हैं वो हुकूमत की तरफ होती हैं कि शायद हुकूमत उसको कोई रिलीफ फराहम करने की कोशिश करे या कर सके। अब मसला ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो निगरानों की है और निगरानों के पास बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि महदूद मैंडेट होता है और उसकी हमें ये झलक बार बार दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे जब रिलीफ़ की बात की जाती है तो निगरानों की तरफ से कहा तो जाता है कि हम रिलीफ़ देंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि जो पिछली हुकूमतें मुआहदे करके गई हैं बैनुल अक़वामी इदारों से, उसमें मुश्किल है कि ये निगरान कुछ ऐसा कर पाएँ कि जिससे आवाम को रिलीफ मिले। और जैसे कि हमने देखा कि जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल्लाह काकर साहब, उनकी तरफ से भी बारहा कोशिशें तो की गई। उन्होंने कहा, उन्होंने दावा भी किया, वादा भी किया कि आवाम को रिलीफ देंगे और इस सिलसिले में इजलास पर इजलास बुलाए गए। यहाँ तक कि हमने देखा कि IMF से भी मुज़ाकरात की कोशिश की गई और जवाब फ़िलहाल ये आ रहा है कि जी जो रिलीफ़ आवाम को मिलना चाहिए वो मुश्किल है, वो मिलता दिखाई नहीं दे रहा। अब ऐसे में जब आवाम अपनी इन परेशानियों में घिरे हुए हों तो क्या उनको उन इंतखाबात की याद आएगी जो कि अभी होने हैं, और क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे? आने वाले दिनों में ये बात वाज़े हो जाएगी, क्योंकि एक जो ख़बर आई वो ये आई कि शायद अब 28 जनवरी 2024, अगले साल जनवरी 28 तारीख को शायद इंतखाबात हो सकते हैं। इस बात के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि पहले जो हल्का बंदियाँ की जानी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिस पे काफ़ी वावेला सियासी जमातों ने जो है वो किया और उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने ये दिया कि जो मुशावरती इजलास हुए इलेक्शन कमीशन के साथ इन सियासी जमातों के, उसमें जो तजावीज़ सामने आई, उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि जी जो हल्का बंदियाँ हैं जो पहले 14 दिसंबर को मुकम्मल होनी थी, उन्हें अब 30 नवंबर को मुकम्मल कर लिया जाए और इस तरह से फिर जो इंतखाबात हैं वो मुमकिन तौर पर शायद ये कहा जा रहा है कि 28 जनवरी को हों। लेकिन क्या ये सब मुमकिन हो सकेगा? और जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उसमें हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि जो सियासी जमातें बार बार ये मुतालबा कर रही थी कि जी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, कई सियासी अहम जमातें जो हैं वो शामिल हैं, क्या वो इससे सहमत हैं? क्या वो ये मान जाएंगी? क्योंकि 90 दिन तो हर हाल में क्रॉस होंगे ही। और इस सिलसिले में कुछ आने वाले दिनों में, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आने वाले जो चंद घंटे हैं, 72 घंटे, वो बड़े अहम हैं। कुछ इत्तलात आई हैं, क्विकली मैं ये अगर ख़बर आपके लिए जो है वो थोड़ी सी आपसे शेयर करूँ कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं ताहिर खलील साहब, उन्होंने ये खबर दी है ऐवान सदर के ज़राए से कि जी जुमे को, यानी कि जो जुमा गुजरा है, जुमे को सदर की 2 अहम शख्सियात से मुलाकात हुई है और ऐवान सदर के 4th फ्लोर पे, जहाँ पर उस वक्त किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं थी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहाँ पर मुबैना तौर पे ये ख़बर कहती है कि जी 2 अशख़ास हैं बहुत अहम हाई लेवल जिनसे सदर की मुलाकात हुई है। क्योंकि एक पूरी एपिसोड है पीछे, सदर मुमलिकत ने जो है वो तारीख़ देने के लिए वज़ारत क़ानून व इंसाफ़ से कहा और इलेक्शन कमीशन को भी दावत दी, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। वज़ारत क़ानून व इंसाफ़ ने कहा कि हाँ जी इलेक्शन कमीशन ने तारीख़ देनी है, सदर ने जो है वो अब ये जो मुलाकात की है, तो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद अगले 72 घंटे में सदर मुमलिकत इलेक्शन की कोई तारीख दे सकते हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी ऐसा ही दावा कर रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे, कुछ आवाम की जो नब्ज़ है उस पर भी हाथ रखेंगे और इसके लिए जो मेहमान हैं आज उनका मैं तारुफ़ करा दूँ। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमा हैं आप पीपल्स पार्टी के, वेलकम करते हैं बैरिस्टर साहब आपको। जबकि MQM के रहनुमा रेहान हाशमी साहब हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे। कंवर दिलशाद साहब साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और कुछ जब हम मईशत पे बात करेंगे तो आखिरी जो सेशन होगा हमारा उसमें हम खाकान नजीब साहब की तरफ जाएंगे। पहले ज़रा मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। बैरिस्टर साहब, सर ये फरमाइए कि ये जो अब नई ख़बर आई है कि 28 जनवरी 2024 को मुमकिन है कि पोलिंग हो जाए, इंतखाबात की ये तारीख़, आपको लग रहा है कि ये फ़ीज़िबल है, ये हो सकेगा? और क्यों कि अगर इस तारीख को होते हैं तो वो जो 90 दिन वाली जो बात है, जो आपका मुतालबा है, वो तो फिर भी पूरा नहीं हुआ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैसले को मंजूर नहीं करती है
और तस्लीम नहीं करती जो उन्होंने कहा है कि 28 जनवरी को इलेक्शन आईनी तौर पे 10 सितंबर से पहले 10 नवंबर से पहले होने चाहिए। पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 30 ज़्यादा दिन मिल चुके हैं। अदरवाइज अगर असेंबली मुकर्ररा मुद्दत अपनी पूरी करती, उसे 2-3 दिन पहले डिसॉल्व ना किया जाता, तो ये पाबंद थे कि 60 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाते। अब देखिए उस मर्दमशुमारी का बहाना बनाया जा रहा है, जिस मर्दमशुमारी की वजह से ना तो कोई कौमी असेंबली की नशिस्त बढ़ रही है, ना किसी सूबे की नशिस्त बढ़ रही है। एक मामूली रद्दोबदल है जो चंद सूबों के चंद अजला के अंदर, और अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहे तो अमला उनका दिन रात काम करके तो उन्हें 1 महीने के अंदर पूरा कर सकता था। देखिए अभी तक सिर्फ और सिर्फ इजलास बुलाए जा रहे हैं और कभी इधर से मुशावरत उधर से मुशावरत, 1 महीने के करीब हो गया है असेंबलियां डिसॉल्व हुए, निगरान हुकूमत आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी कोई काम नहीं शुरू किया। देखिए ये हमारे जो इदारे होते हैं, आइन के तहत सब इदारे मोतबर तो हैं, लेकिन मोतबर इसलिए हैं कि वो आईनी इदारे हैं और उन्हें आइन के ऊपर अमल करना है। अगर कोई इदारा अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगा तो उसका एतबार जाता रहेगा। लेकिन उसके लिए जो इक़दामात करने हैं, इक़दामात जो करने हैं, ज़ाहिर है क्योंकि अगर अचानक और ये कहा जाए कि उजलत में सब कुछ हो गया तो फिर सारी सियासी जमातें ये कहेंगी कि देखें जी अगर आपने यही करना था, साफ़ और शफाफ इंतखाबात जो हैं अगर नहीं कराने थे तो फिर इंतखाबात कराए क्यों? क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि एक तो ये कि जी जो जिन अफसरान को तैनात हुए 3 साल से ज़ायद हो गए हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि एक तो ये कि उनको कहा गया कि जी आप विफाक को रिपोर्ट करें, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, और इस सिलसिले में 40 जो हैं वो नए अफसरान की फहरिस्त तैयार करके जो है वो भिजवा दी गई है मंजूरी के लिए। तो ये काम सारे होंगे तभी उसके बाद अगले स्टेप पर आएंगे ना बैरिस्टर साहब? अगर ये 60 दिन भी उनके पास होते तो उनके पास ये इख्तियारात थे, और ये महज एक नोटिफिकेशन की बात है, वो कर सकते हैं। पहली निगरान हुकूमतें भी 60 दिन के अंदर दोनों इलेक्शन करवा के गई हैं और उन्होंने भी तबादले किए थे। ये तो मतलब इसमें बहाने तराशने की क्या जरूरत है? अगर तो देखिए अगर तो बहाने तराशने हैं तो फिर तो आपको बहुत से मिल जाएंगे, फिर तो आपको जहां मर्जी, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन अपनी साख बरकरार रख सकेगा? देखिए इलेक्शन 90 दिन से अगर 91 दिन हो गए तो फिर 991 दिन भी किए जा सकते हैं। आप ये बात बार बार याद रखें। इसे पंजाब और केपीके की असेंबली की जो डिसॉल्व हुई थी उसके साथ ना मिलाया जाए। वो एक शरारत था, एक शर्त था, और उन असेंबलियों के डिसॉल्व करने का फैसला ना हाई कोर्ट्स कर सकी ना सुप्रीम कोर्ट कर सकी कि असेंबलियां ठीक टूटी थी या गलत टूटी थी। उनके बोनाफाइडी या मेलाफाइडी होने की इंटेंशन का फैसला असेंबलियां नहीं कर सकी। इसलिए तरमीन अल्लाह ने सवाल उठाया था कि पहले तो हमें यह फैसला करना है कि असेंबलियां ठीक टूटी हैं या गलत, उसके बाद इलेक्शन की डेट देनी चाहिए। अब तो अपने मुकर्ररा मुद्दत पे असेंबलियां टूटी, तमाम सियासी जमातें एक्सेप्ट कर चुकी है, अदलिया एक्सेप्ट कर चुकी है, इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत को सारे एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब एक दिन आगे जाने का मतलब आइन से इनहराफ है। और अगर इलेक्शन कमीशन जिसका 12वें नंबर के पे कहीं आइन में मुकाम है, अगर वो आइन से इनहराफ करेगा तो ये एक आइन शिकनी होगी। हम बार बार उनसे दस्त बदस्ता इल्तिजा करते हैं, खुदा के लिए हम आइन देने वाली जमात है। हमारी चेयरपर्सन साहबा को शहीद किया गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को, हम तब भी इलेक्शन आगे ले जाने के हामी नहीं थे। हमारा तारीख सर आपका एक पॉइंट आया, मुझे जरा आगे बढ़ने की इजाज़त दीजिए। ठीक है, अब आपका पॉइंट आया, मुझे आगे बढ़ने की इजाज़त दीजिए। रेहान हाशमी साहब एमक्यूएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर रेहान साहब ये बताएं कि ये जो अब नई हल्काबंदियाँ होने जा रही हैं, जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि उसका आइनी फ़र्ज़ है उसने करना है। आप लोग जो भी कहें कि जी ये बहाने हैं, जो कुछ भी है, आइन जो है वो तो यही कहता है ना कि जी सेंसस हो गया और वो मंजूर भी हो गया, अब उसी के तहत जो है वो हल्का बंदियाँ होंगी। वो अलग बात है कि सीटों में इजाफा जो है वो नहीं हो रहा, इसी को बुनियाद बनाया जा रहा है। अगर 90 दिन से क्रॉस हो जाते हैं और जो कि अब जो एक नई तारीख आई है जिसके बारे में कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 28 जनवरी जो है वो उसका इम्कान है कि इंतखाब हो सकते हैं, तो एमक्यूएम का उस पर क्या रद्द अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एमक्यूएम का रोज अव्वल से एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए और इलेक्शन जो मुकर्ररा मुद्दत है आईनी मुद्दत में होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब एक और जो आईनी जरूरत सामने आती है वो ये कि जब अगर आपने सेंसस करवाए हैं, जब मर्दमशुमारी कराई है और उस मर्दमशुमारी में बिलखुसूस कराची की आबादी 70 लाख अफराद जो है उसमें बढ़कर आए हैं सामने, तो
इन 70 लाख अफराद और वो लोग भी जिनको गिना नहीं गया है ताहाल, उन तमाम लोगों की हक तलफी किसी भी सूरत में ना हो कि उनको ना गिना जाए, या अगर उनको गिन लिया गया है तो उनकी आदात के मुताबिक डिलिमिटेशन ना हो। तो हमारा मौक़िफ़ है कि इलेक्शन बर वक्त हो। डिलिमिटेशन अगर करनी है आपको तो आप उसके लिए 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करें, जो आईनी जरूरत है, जो कंपल्जन है। फिर तो आपको सेंसस कराने की जरूरत नहीं थी, आप बगैर सेंसस के करवाते तो फिर क्या आइन की तलफी नहीं होगी, आइन से तसादुम नहीं होगी ये बात। तो ये इलेक्शन कमीशन पे यकीनन जिम्मेदारी आयद होती है कि इलेक्शन आयद तो होती है रेहान भाई, लेकिन दो कश्तियों में तो नहीं सवार हो सकते ना आप। या तो ये मुतालबा कर सकते हैं कि जी ठीक है जी आप हल्का बंदियाँ कराएं, या आप ये मुतालबा कर सकते हैं कि जी नहीं हमें नहीं पता, 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप इंतखाबात कराएं। अब वो एक उनके पास उज़र तो मौजूद है ना, तो आप ये बात दोनों बातों को कैसे जो है वो दोनों कश्तियों में कैसे हम ये कह सकते हैं सवार हैं? ये इलेक्शन कमीशन ही, आपकी बात दुरुस्त है, मैं समझ गया। देखिए इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी है हल्का बंदी करवाना, और इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी है इंतखाबात करवाना। तो इलेक्शन कमीशन वो काम जो कि 8 घंटे की परफॉर्मेंस ड्यूटी अदा करवा कर रहा है, उसको स्पीड अप करके क्यों ना करे। क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा कि सेंसस के बाद हल्का बंदी नहीं हो तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। क्योंकि आइन ये कहता है कि अगर सेंसस हो गए हैं तो हल्का बंदी होनी चाहिए, और हल्का बंदी करने की जिसकी जिम्मेदारी है उस पर अब दुगनी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि ना सिर्फ हल्का बंदी करवाए बल्कि बर वक्त इलेक्शन भी करे। और इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बुनियादी तौर पर ये कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह लेते हैं। अगर आइन की पासदारी करनी है तो आपको दोनों चीजें लेकर चलनी होंगी, उसके बगैर काम नहीं होगा। दोनों चीजें आइन के मुताबिक ना हो, आइन की पासदारी हो। अरे हाँ भाई, ये फिजिबल कैसे होगा ना। बात यह है कि देखिए अगर किसी की आप इलेक्शन कमीशन का जो अमला है अभी तो देखिए ना, वो तो अभी समझ लें वहाँ पर एक री हायरिंग का एक प्रोसेस चल रहा है, तैनातियाँ जो हैं वो होंगी, ताकि ये कोई इल्ज़ाम ना लगा सके कि जी जो है वो शफाफ और साफ़ जो है वो इंतखाबात नहीं हुए। लेकिन मेरा सवाल यही है कि किस तरह से फिजिबल हो सकेगा। यानी आप कह रहे हैं जी 8 घंटे की जिसकी ड्यूटी है वो डबल ड्यूटी कर दे, या जिसकी 10 घंटे की है वो डबल ड्यूटी कर दे। उसमें तो फिर इलेक्शन कमीशन जाएगा, कहेगा कि जी लो जी निगरान हुकूमत आप हमें नया बजट अप्रूव करके दें। तो ये तो मामला ये लग तो नहीं रहा ना कि कोई फीजिबल है। देखिए ये तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही आयद होती है ना कि आइन की पासदारी खासतौर पर इलेक्शन करवाने के हवाले से और डिलिमिटेशन करवाने के हवाले से ये किस तरह करता है। तो ये बराह रास्त जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है। और बजट एलोकेशन क्या इलेक्शन के ऊपर नहीं होते? अगर बजट एलोकेट होते हैं तो उस एलोकेटेड बजट को प्रॉपर और इफेक्टिव अंदाज में यूटिलाइजेशन भी उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। हम समझते हैं कि ताखीर नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारी अपने तौर पर तो तैयारी है इलेक्शंस की, इलाकों में मोबिलाइजेशन से लेकर हमारे लोग दफातर खोलने के हवाले तक हम तमाम चीजों में। मैं जरा तैयारियों पे आता हूँ, रेहान भाई साथ ही रहिएगा, कमर दिलशाद साहब भी हैं, जरा उनसे जरा हम पूछ लें। मैं तैयारियों पर भी आता हूँ कि तैयारियाँ जो हैं वो आप लोगों की कैसी जा रही हैं और अंदरूनी मामला जो हैं वो क्या चल रहे हैं। कमर दिलशाद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप ये बताइए, फरमाइएगा कि जो अभी तो यही कन्फ्यूजन है, ख़बर ये भी आ रही है कि जी अगले 72 घंटे अहम हैं, उसमें सदर मुमलिकत ऐलान कर सकते हैं। उधर इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है। ये कन्फ्यूजन कब ख़त्म होगा? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहाँ तो पहुँच गया है, अब वहीं से आपको ये हल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें फ़रीक जो है वो जमात इस्लामी भी है, उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल भी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी है। लेकिन सबसे पहले मैं बात एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वफाकी बजट के तहत 48 अरब रुपए मुख्तसस हो चुके हैं जो जून 2023। तो फंड का कोई मसला नहीं है, कोई केयर टेकर गवर्नमेंट का मामला नहीं है। अच्छा। वो ऑलरेडी जो है वो फंड मुख्तसस कर दिए गए हैं। नंबर 2, अब जो आपका जो दूसरा सवाल जो आप फरमा रहे हैं, तो उसमें यह है कि ये ठीक है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बड़े एहतराम के इदारे हैं, जमात इस्लामी होगी, बाकी जमातें होगी। अब अगर ये मुश्तरका तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है 5 अगस्त को जो मुश्तरका मफादात काउंसिल के हवाले से जो नोटिफिकेशन किया गया, जिसकी बना पर इलेक्शन कमीशन दो राय पे खड़ा हो गया, उन्होंने हल्का बंदियां जो है वो उन्होंने करनी पड़ी, कानूनी तौर पर पाबंद थे। अगर वो मुस्तरद कर देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कालदम करार दे देती है, तो फिर आप यकीन जाने फिर तो इलेक्शन नवंबर में किसी टाइम भी हो जाएंगे।
क्योंकि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हकामात और फैसले को मानने का कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर पाबंद है। अच्छा, तो सर अगर ये नहीं होता, फिर ये अभी जो इंतखाबात की तारीख़ आई है कि जी 28 जनवरी जो है वो मुमकिना तारीख़ हो सकती है, इस पर ज़ाहिर है वो जो आइनी मुद्दत है उससे तो निकल जाएंगे, तो इस पर जो सियासी जमातें हैं वो आपके ख्याल में क्या क्या कर लेंगी इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि वो पंजाब में केपी में जो है वो भी ज़माना हो गया, अब तो वो तारीख़ जो है वो आगे निकल चुकी है, अहकामात अदालतों से आते रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन तारीख़ तो आगे निकल गई ना, आइनी मुद्दत जो है वो तो क्रॉस हो गई, वो जिसकी पाबंद थी हुकूमतें। नहीं, ये तो आपने बड़ा अच्छा तजिया किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कानून और आइन को भी मद्देनजर रखें, तो अब हर मामले में आइन की कोई ना कोई आर्टिकल शिप जो है वो 90 दिन के इंतखाब के रास्ते में हाई है। अगर ये मुश्तरका फसाद कौंसिल का 5 अगस्त का नोटिफिकेशन ना होता तो इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में इंतखाबात करवा देने थे और हमारी इतला के मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात हो जाते। अब यहाँ आर्टिकल, वो भी आर्टिकल है 51 आर्टिकल, हमारे दोस्त बैठे पैनलिस्ट हैं, बड़े माहिर कानून हैं और काबिल एहतराम है, तो वो इस बात को आगे लेके जाएंगे। जब आइन का आर्टिकल 61 उनके रास्ते में हायल हो गया तो फिर आर्टिकल 224 इसके साथ साथ दीगर जो आर्टिकल हैं 90 दिन में इंतखाबात कराने में, तो वो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन तो आइन के मुताबिक चल रहा है ना, कहीं आर्टिकल 51 का मुकाबला कर रहा है, कहीं 224 का कर रहा है, तो आइन के मुताबिक ही चल रहा है, तो 90 दिन की तो बसैर शर्त पूरी हो रही है ना किसी ना किसी सूरत में, तो इलेक्शन में तक जो है वो कोई मौकर नहीं हो रहे, ताखीर तो हो रही है लेकिन कोई गैर मुआयना मदद करते वक्त नहीं हो रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तमाम सूरत हाल को देख रहा है और प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने भी जरा डालने के लिए प्रेशर, वो भी उन्होंने एक खत लिख दिया और तो उस पर चीफ इलेक्शन कमीशन और उनके इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं तो उन्होंने गौर खोज करने के बाद सदर ममलकत के खत को बाइज्जत तरीके से कहा कि जनाब आप सेक्शन 57 के तहत आप तारीख देने के मिजाज नहीं है। अब सदर साहब की बड़ी मोहतरम शख्सियत है, आप सबके दोस्त हैं, लेकिन मसला ये कि उन्होंने इमीडिएटली उसी रात को 9 बजे वज़ारत कानून ने सॉफ्ट लेटर भेज दिया कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने मुझे ये राय दी, तुम भी अपनी राय दे दो। तो उन्होंने अपनी राय दे दी कि जनाब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है और आर्टिकल 58(1) और इसी तरह आइन का आर्टिकल जो है 48 वो कन्फ्लिक्ट हो रहा है सेक्शन 57 के साथ। तो ज़ाहिर है ये सारे खतरे तुम पता चलते रहते हैं। सदर साहब ने भी बड़ी अच्छी तरीके से आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन की है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर फैसला कर देती है कि जरा ये 5 अगस्त का नोटिफिकेशन जो वफाकी हुकूमत का है हम इसको कर देते हैं, तो जनाब इलेक्शन तो आपके नवंबर में किसी हफ्ते हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, एक बात और ज़रा बता दें, मैंने ब्रेक पे भी जाना है कि ये जो इंतखाबी मुहिम है इसके लिए इलेक्शन शेड्यूल का आना ज़रूरी है, उसके बाद ही मुहिम का आगाज़ होगा, या जो सियासी जमातें हैं वो अपने तौर पर अपने तय ख़ुद से आगाज़ कर सकती हैं इंतखाबी मुहिम का अभी अगले कुछ अरसे के बाद? ज़ाहिर सियासी पार्टियां तो हर वक्त इंतखाबात के मैदान में तैयारी होती है, उतरती रहती है, लेकिन जो कानून के मुताबिक और सेक्शन 57 के तहत वो फिर इलेक्शन कमीशन के जो जारी करेगा शेड्यूल, तो उसमें 50 और 55 दिन का वक्फा होता है। 50 और 55 दिन, कम से कम 50 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 55 दिन। उसके अरसे में उनको 24 दिन या 28 दिन जो है वो इलेक्शन कैंपेन के सरकारी तौर पर उनको बाकायदा इजाज़त दी जाती है, उसमें तमाम ज़ाब्ता इखलाक की रोशनी में। तो ये तो सारे मामला तो इलेक्शन कमीशन ने जारी करने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तारीख देने का तो मिजाज है कि वो तारीख दे सकता है कि जी मैं फलां तारीख को हम इलेक्शन करवाएं। जैसे कि आप याद होगा आपको प्रेसिडेंट फारूक लगारी ने जब असेंबली डिज़ार की 6 नवंबर को बेनज़ीर की तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि जनाब 3 फरवरी को इलेक्शन है। तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अब उसके मुताबिक अपना शुरू। सर, सदर अलवी ने फिर ये लेतो लाल से क्यों काम लिया आपके ख्याल में? सदर अलवी जो है वो किस बात से घबरा रहे थे, परेशान थे, जब उनको पता था कि आइन के तहत उनको हक हासिल है, तो उन्होंने खुद तारीख जो है वो क्यों नहीं दी? अब तारीख देने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मिल गया ना सेक्शन 57 के तहत। अब सदर का कोई किरदार नहीं है तारीख देने। चलें, ठीक है सर, देख लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ये देखते हैं कि जो सियासी जमातें हैं वो कह तो रही हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन तैयार कितनी हैं, बयानियाँ क्या लेकर जाएंगी। एक वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। पीडीएम जमातों के लिए बड़ी इस वक्त ट्रिकी सिचुएशन है और पीपल्स पार्टी के क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, गो के पीडीएम का हिस्सा नहीं थी पीपल्स पार्टी, लेकिन ज़ाहिर है उस हुकूमत का हिस्सा थी जिसने हुक्मरानी की 16 माह,
और हमने ये देखा कि जो काबीना के इजलास हैं उसमें शरीक रहे, मुख्तलिफ जो फ़ैसले होते रहे उसमें जो हैं वो आप लोग शरीक रहे। ये फरमाइएगा कि अब जो इंतखाबात होंगे, जब भी हों, ज़ाहिर सी बात है वो तो अब 90 दिन में हों या 90 दिन के बाद हों, लेकिन ये कितना मुश्किल होगा, बयानिया क्या लेकर जाएंगे? क्योंकि इस वक्त तो जो आवाम की दुखती रग है वो महंगाई है, ठीक है, महंगाई से परेशान है। अगर आप महंगाई को बयानिया बना के लेके जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप अपने ही किए हुए आमाल की नफ़ी करने के लिए, क्योंकि आप तो उसका हिस्सा रहे ना उस 16 माह में, आपने ठीक है कि निकाल दिया, 1-3.5 साल के बाद एक हुकूमत को उनको फारिग कर दिया और ख़ुद आप जो हैं वो आ गए, लेकिन ये कैसे आवाम को समझाएंगे कि ये जो 16 माह में सब कुछ हुआ है ये हमने नहीं किया, ये किसी और ने किया था? देखिए सलमान साहब, आवाम को समझाने की क्या ज़रूरत है? अब तो आवाम समझाने के मूड में है बहुत से लोगों को। अवाम के सामने पहली दफ़ा ये एक ऐसी असम्बली रही है 5 साल, जिसमें एक जमात ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके 44 महीने हुकूमत की है और एक जमात ने अपने इत्तेहादियों से मिलके 16 महीने हुकूमत की है। अब लोगों के सामने 44 महीने भी हैं, 44 मंथ्स और 16 मंथ्स भी हैं। हाँ, कुछ जमातें ऐसी रही हैं जो पूरा 5 साल हुकूमत में रही हैं इन 5 सालों के अंदर। अच्छा, फिर लोगों के पास ये भी है कि किस हुकूमत के दौर में महंगाई क्या थी, किस हुकूमत ने क्या डिलीवर किया है, किस हुकूमत ने कौन सा अच्छा मंसूबा दिया है, किस हुकूमत ने आम आदमी को तरजीह बनाते हुए कोई सोशल सिक्योरिटी का प्रोग्राम दिया, लोगों के लिए कोई काम किया, लोगों को रोजगार दिया, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई, किसके दौर में महंगाई की, ये सारी ये लोगों को याद है, जुबानी याद है। आप गलियों में जाएंगे ना तो लोग हर एक को वो जो एनालिसिस क्या तिया पांचा करने की पूरी कुव्वत भी रखते हैं और सियानी भी बड़ी है आवाम। तो मैं समझता हूँ कि सब, आपने तो आमाल कहा सलमान भाई, सारी सियासी जमातें अपने करतूतों की बेस पे जाएंगी। ये 5 साल ही अगर रखे जाएंगे तो फिर 16 महीने नहीं लोग देखेंगे, 44 महीने भी देखेंगे, 16 महीने भी देखेंगे। क्या हुआ, किसने क्या किया वो भी देखेंगे। अच्छा, फिर जब आप हुकूमत में होते हैं तो हिस्सा बकदरे जुस्सा होते हैं। भाई हमारी अगर 60 सीटें हैं, 64 सीटें हैं तो हमें हुकूमत में हिस्सा उतना ही मिलता है जितनी हमारी सीट्स हैं, और किसी की 100 सीट्स हैं तो उसे उतना हिस्सा मिलता है। अच्छा, जितना किसी का हिस्सा होता है उतनी उसकी जिम्मेदारी भी होती है। कि जैसे घर में आप हो तो जितना जिसका कोई हिस्सा इख्तियारात के अंदर होगा उतनी उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आप समझते हैं कि जो आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका 16 माह में, उसकी जिम्मेदार नून लीग है? नहीं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं, सवाल के बावजूद मैं तो पीटीआई पे भी कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। अच्छा। आपने सवाल किया ना तो मैं आराम से सीधा 44 महीने पे इल्जामात लगाने जाता। मैं तो कह रहा हूँ अब वक्त आ गया है, लच्छेदार बातों से अवाम मुतमईन नहीं होंगे। लोगों को पता है किसने क्या किया है। हम लोगों में रहते हैं, मैं उधर ही रहता हूँ, हम रोज सुनते हैं, लोगों को पता है, लोग सबके तर्ज जिंदगी से भी वाकिफ हैं, सबको जानते भी हैं, सबसे जवाब भी ले लेंगे। अब तो देखिए ये वो कहते हैं ना, ये को और ये मैदान। अब मैं एक बड़ी जो एहतराम के साथ कमर दिलशाद साहब सीनियर हमारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर रहे हैं, मुझे एहतराम है, आजकल पंजाब हुकूमत का हिस्सा है। अब उन्होंने आर्टिकल का हवाला दिया। अब ये 51 आर्टिकल जो है, अब मैं अगर पढ़ने लगूं तो लंबा, एक मेरी आदत भी नहीं प्रोग्राम्स के अंदर आर्टिकल पढ़ने की, मैं ले पर्सन के लिए हवाला देता हूँ। 51 आर्टिकल की जो पहली शिक है उसमें ये है कि कौमी असम्बली की इतनी नशिस्तें होंगी। दूसरी शिक में ये लिखा है कि वोटर की क्या अहलियत होगी। आगे तीसरी चौथी भी आपसे रेलेवेंट नहीं है। 51(5) के अंदर लिखा है कि अगर हुकूमत मर्दमशुमारी जो आखिरी हुई है उसे पब्लिश कर देगी तो उसके बाद अगर सीटों में रद्दोबदल होगा, सूबों की सीटें बढ़ेंगी या कम होंगी, तो उसके लिए ये आईनी तरमीम बोलती है। डीलिमिटेशन का तो नाम भी नहीं है भाई कहीं। और फिर ऐसी डीलिमिटेशन जिससे सूबों की निश्चितों में आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल शायद कोई ऑडियो का मसला है। मैं जरा हमारी आवाज जी अब आइए। मैं कह रहा हूँ कि और ऐसी सेंसेस या डीलिमिटेशन जिसमें सीटों के बढ़ने या कम होने का एहतमाल ना हो सूबाई सतह के ऊपर, तो उसके लिए आप कैसे आइन की वाज़ेह शिकों को जो 90 दिन का इलेक्शन कहती हैं,
जो इलेक्शन कमीशन को बार बार बाख्तियार करती हैं 90 दिन के अंदर कि सर, लेकिन मसला ये है ना, आपका पॉइंट तो अपनी जगह, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना नून लीग की, वरना मैं ये उनसे जब सवाल उनके आगे रखता तो वो आपको जवाब दे देते। हालिया दिनों में क्या है, राना सरोला साहब क्या फरमा रहे थे, एहसन इकबाल साहब क्या फरमा रहे थे, वो तो आपके साथ रहे हैं हुकूमत में, लेकिन आपसे मुख्तलिफ उनका मौकफ है इस बारे में। वो कहते हैं कि नहीं जी, आप भी सलमान भाई जी, आप भी सलमान भाई रोज सवाल करते हैं, हम भी रोज सवालों के जवाब देते हैं। PMLN हमारे साथ होती है, रात में भी मैं प्रोग्राम में था, साथ थे। उनके पास सिर्फ एक जवाब है कि मियां नवाज शरीफ कब वापस आए। अब मियां नवाज शरीफ की वापसी के साथ आइन जुड़ा है, अब आइन मोतबर है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी मोतबर है। देखिए ना, ये सवाल आप पूरी कौम को करना है। मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ सितंबर में आएंगे, कभी मियां नवाज शरीफ अक्टूबर में आएंगे, कभी मियां नवाज शरीफ नवंबर में आएंगे। अब उनके ताबे इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। हम इस चीज को तो नहीं मान सकते, हमारे लिए आइन मोतबर है। मेरे लिए मेरी पार्टी का चेयरमैन भी उतना मोतबर नहीं जितना आइन मोतबर है। मेरी पार्टी के बानी चेयरमैन ने ये आइन दिया है, उस आइन की सरबुलंदी के लिए जान दी है। मेरे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जान दी है। मैं किस तरह किसी एक फर्द वाहिद की सहूलत के लिए आइन को मैं रद्दो बदल करूं या उससे इनहराफ करूं? बात आपकी ठीक है, बात आपकी ठीक है। आइन की हिफाजत का जाहिर सी बात है कि हर कोई हलफ उठाता है और आता उसी बुनियाद पर है कि जब आइन की हिफाजत भी करेंगे, इस पर अमल भी करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है वो सबके सामने है। बहरहाल उसमें उसकी डिटेल में नहीं जाते। मैं ज़रा रेहान साहब की तरफ, रेहान साहब ये फरमाइए कि कुछ पिछले दिनों खबरें आई, अंदरूनी मामलात जो हैं वो ठीक नहीं थे, गड़बड़ चल रहे थे। क्या अब मामलात तय पा गए हैं? क्योंकि अचानक हमने देखा कि गवर्नर साहब जो हैं कामरान डिसोरी साहब, वो मुल्क से बाहर चले गए और वहाँ पर खैर उनकी मेल मुलाकातें भी हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब से भी मिले हैं वो। इस मौके पर जबकि इलेक्शन अब करीब हों तो ऐसी खबरें जो हैं, आपको नहीं लगता कि आपके जो वोटर्स हैं, अवाम हैं, उसमें कुछ यानी बेचैनी सी पैदा कर देंगी? तो फिर अवाम कहेंगे कि भाई हम फिर किसको वोट दें? कराची की बात हो रही है। जी, आपकी बात दुरुस्त है। ये इस तरह की खबरें कुछ फैलाई गई थी कि वो जो ट्रस्ट गैप क्रिएट हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी वजह आपने देखी कि MQM के नामजद गवर्नर ने ना सिर्फ सिंध में लोगों को मोबिलाइज करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया, बल्कि वो जिम्मेदारियां जो कि पिछली हुकूमत ने ली हुई थी कि गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देंगे और फ्री हाउसेस बनाएंगे, वो तमाम जिम्मेदारियां जो मौजूदा गवर्नर, हालांकि इनका कोई वादा नहीं था कि MQM के नामजद गवर्नर ये तमाम चीजें कर रहे हैं अपने तौर पर, जो भी होता है, जिसमें हुकूमत का 1 रुपया भी नहीं है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस तरह की अमलगमेशन से वो तमाम चीजें हो रही हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि लोगों के अंदर डिस्ट्रस्ट पैदा करने के लिए इस तरह की खबरें फ्लोट की जाती हैं। लोग बड़ी मुश्किलों से MQM का यूनिफिकेशन जो है वो हुआ और उस यूनिफिकेशन के बाद लोगों का एतमाद बहाल होना शुरू हुआ था, और उस एतमाद को बहाल रखने के लिए बड़ा जरूरी है कि MQM में यूनिफिकेशन का ये जो तमाम मरहला है वो हो। और आप देख रहे हैं कि तमाम प्रोग्राम्स MQM के, उसको इलेक्शन कैंपेन कह लें या पब्लिक मोबिलाइजेशन कह लें, वो तमाम चीजें हो रही हैं जिसमें तमाम जो रहनुमा है वो यकसा अंदाज में नजर भी आ रहे होते हैं और एक्टिव भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अर्बन एरियाज के हवाले से खास तौर पर जो परफॉर्म करने के लिए हम कर सकते हैं, खासतौर पर जो मर्दमशुमारी में जो कदगन की गई थी और उस कदगन को शायद कराची वालों की और अर्बन सिंध वालों की, ठीक है, अच्छा मैं जरा लिखा है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपका पॉइंट आ गया। ये आपका और बैरिस्टर साहब का जो पॉइंट है ना, मैं चाह रहा हूँ कंवर दिलशाद साहब की तरफ भेज जाऊँ। कंवर साहब, सर ये फरमाइएगा कि अगर हम ज़ाहिर बात करते हैं, बैरिस्टर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, जब हल्का बंदियाँ उसमें सीटों में इजाफा होना ही नहीं है तो फिर आप देर किस बात की लगा रहे हैं? अगर यही बात नून लीग से करो, अभी आपने रेहान साहब की भी बात सुनी होगी, नून लीग से करो, वो उनके जो रहनुमा हैं एहसन इकबाल साहब, वो कहते हैं कि भाई जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है किसी भी हल्के की या किसी भी ब्लॉक की, वो उसको डिटेल से कहते हैं कि जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे ये कैसे मुमकिन है कि एक नुमाइंदा जो है उसको अपने हल्के के लोगों की प्रॉपर नुमाइंदगी ना मिले। अगर अवाम उस हल्के में कम हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि नुमाइंदगी कम होगी, ज़्यादा हुए हैं तो नुमाइंदगी ज़्यादा होगी। ये नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें हक बजानिब कौन है आपके नज़दीक? लेकिन ये मामला तो बड़ा, इसका जैसे कि हल्का बंदियों का फैसला आया बड़ी लेट आया, मुश्तरका फदात कौंसिल का फैसला ये पहले मार्च में आ जाना चाहिए था। अगर ये मार्च में आता तो इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास बहुत टाइम था, वो तमाम सूरत हाल को देख लेता।
लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो हंगामी हालात पे काम कर रहे हैं। उसमें एक बड़ी अहम बात है, जो ये जो हल्का बंदियां होंगी उसमें जो सूबे के अंदर जो सीटों की एडजस्टमेंट है वो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार हैं, लेकिन सूबे से बाहर कोई सीट वो अब मुख्तसर नहीं कर सकते, उसमें आइन में तरमीम चाहिए। लेकिन अंदरूनी सूबों में अगर की आबादी बढ़ गई है, कहीं कम हो गई है, तो वो सीट की एडजस्टमेंट करने के इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास मौजूद है और मुमकिन है कि उस पर वो काम कर रहे हों। तो बहुत से जिले ऐसे हैं जहाँ की आबादी कम हो गई है, तो वहाँ की नशिस्तें कम उसकी शिस्तें निकाल के दूसरे जिले में दी जा रही है। ये सारा काम अभी ग्राउंड पे हो रहा है। अभी तो हमें तो अंदरूनी तौर पर तो हमें ज्यादा दिलचस्पी हमें नहीं लेती, हमें सुनने में आ रहा है कि उस पर वो काम कर रहे हैं। तो ताकि कमल साहब से अगर मैं सिर्फ एक गुजारिश करूं कि इसमें देखिए आइन में तो जो जिलों के अंदर है उसके बारे में इसलिए बार बार हमें ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी चाहिए कि आइनी तसादुम है। कहीं आइन के अंदर कोई तसादुम नहीं है। CCI ने जो फैसला किया, अगर सूबों की नशिस्तें बढ़ती तो आइनी तकाजा था, अगर नहीं बढ़ी तो ये आइनी तकाजा नहीं है, कानूनी तकाजा है। अब कानून आइन के मुकाबिल नहीं खड़ा हो सकता, यही हम कह रहे हैं। एग्जैक्टली और ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कानून जो है वो आ चुका है और आइन कहता है कि सदर को इख्तियार है। एनीवे सर, एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा कुछ मईशत की ज़बू हाली पे बात करेंगे। वेलकम बैक जी। एक तरफ तो एशिया कप चल रहा है और वहाँ से सेंचुरीज़ की खबरें आ रही हैं कि जी फलां प्लेयर ने, बैटर ने सेंचुरी कर ली, लेकिन इस वक्त जो रोज़मर्रा अशिया की जो चीज़ें पाकिस्तान में हैं वो इस वक्त बल्लेबाजों से ज़्यादा परफॉर्म कर रही हैं और चीनी ने डबल सेंचुरी कर ली है। इससे पहले हमने देखा था कि पेट्रोल जो है उसने ट्रिपल सेंचुरी कर ली, डॉलर उसको क्रॉस कर चुका है, 300 प्लस हो चुका है और ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा भी या नहीं रुकेगा, इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ माहिर मईशत जनाब खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। खाकान साहब, सर ये तो अब बात मुझे लगता है कि दूर होती जा रही है कि जी किसको अगले इलेक्शन में वोट देना है। फ़िलहाल तो आवाम को उनको ये मनाना होगा इस बात पे कि भाई आपने वोट देना है, क्योंकि लोग जो हैं वो तो परेशान हैं। वो ये तो दूर की बात हो जाएगी कि भाई हमने वोट अब देना ही नहीं है। सलमान, आपने जिन परेशानियों का जिक्र किया है इससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। आपने जिस तरह कहा है कि बहुत सी चीज़ों की कीमतों में बेबहा इजाफा दिखाई दे रहा है, इससे भी इनहराफ नहीं किया जा सकता। चाहे वो एनर्जी के बिल्स हों, चाहे वो पाकिस्तान की फूड प्राइसेस हों, चाहे वो अदर कमोडिटीज़ हों जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ को रन करने के लिए। सो इससे तो बिल्कुल इज्तनाब नहीं है कि ये बात आपने जो की है वो टोटली दुरुस्त है। पर अब बात यह है कि किसी तरह मुल्क को संभालना भी तो है ना, ऐसा डूम एंड ग्लूम भी नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इनके कोई सलमान अब कल या परसों के सॉल्यूशंस नहीं है, बट हैविंग सेड दैट हमें कहीं तो बिगिनिंग करनी पड़ेगी। आई थिंक टाइम वो आ गया है कि हम ये बिलीव करें कि रिफॉर्म, फंडामेंटल रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए बगैर एनर्जी का सेक्टर हो गया, FBR का सेक्टर हो गया, हमारी टैक्स कलेक्शन हो गई, हमारी ग्रोथ का मॉडल हो गया, ये तीन ही चीजें ले लें जिनको ठीक करना है हमने, और इसमें शायद SOEs भी डाल दें जो हमारे स्टेट ओन के एंटरप्राइज हैं। ये अगर हम चार ही चीजें ले लें तो ये कलीदी रिफॉर्म के बगैर ठीक नहीं होंगी। और सर, कलीदी रिफॉर्म बात आपकी सही है बिल्कुल, लेकिन ये जो रिफॉर्म्स हैं ज़ाहिर है ये निगरानों ने तो नहीं करनी है। ये तो जब अगली हुकूमत आएगी तो वही मैंडेट लेकर आएगी कि जी हमने रिफॉर्म्स करनी है। मैं अगर क्विकली सिर्फ आपसे ये समझने की कोशिश कर लूँ, आप मुझे समझा सकें कि चीनी की जो कीमत है उसमें इजाफा क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है? बैड गवर्नेंस है, जैसे कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं कि वाफिर मिक़दार में चीनी मौजूद है और ये बैड गवर्नेंस है। और हमने ये भी देखा था कि चीनी को बरामद करने की इजाज़त दी गई थी इस शर्त पर कि जी आपने मुल्क में चीनी की कीमत को बढ़ने नहीं देना। तो फिर जिन लोगों ने वादे किए कि हम नहीं बढ़ने देंगे, क्या वही इसमें मुलव्विस हैं? क्या फिर वही हम जा रहे हैं कि जी वो जो एक कहते हैं जी चीनी माफिया जो है, शुगर माफिया सामने आ गया है? तो सलमान देखे ना, ये सारी चीज़ें ओवरनाइट तो नहीं ना बिल्ड हुई। इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है वो सिर्फ एक हुकूमत के आने या जाने से नहीं तब्दील होती है। एक पूरा स्टेट का स्ट्रक्चर है जिसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हैं, पॉलिसी मेकिंग भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स भी हैं। एक तो ये भी हमें मानना पड़ेगा ना कि ये सारा सेटअप जो है ये कमज़ोर हो गया है। होर्डिंग, स्मगलिंग,
नंबर्स को देखना कि कितनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए, कितनी स्मगल होनी चाहिए। आज मुझे मालूम हुआ है कि स्मगलिंग पे पीएम ने भी बहुत स्ट्रिक्टली बात की है, एंड आई थिंक द एस्टैब्लिशमेंट हैज आल्सो कम वेरी हार्ड ऑन स्मगलिंग। आई थिंक आज एक एड्रेस था आर्मी चीफ का भी, उन्होंने भी, सो बिकॉज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनके अंडर हैं, तो वो ऑब्वियसली इट इज़ हार्टनिंग कि वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं। पीएम चाहे वो केयर टेकर हों, ये भी याद रखिए ना सलमान कि ये केयर टेकर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल केयर टेकर। 3 की बजाय 6 माह के लिए हैं, एम्पावर्ड हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर आप उन लोगों को लाए हैं जो दहाइयों से कई डेकेड से इस सिस्टम का पार्ट रहे हैं, 30-35 साल से सिस्टम में रहे हैं। हम सिस्टम के बाहर भी हों तो हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, आप हमारी राय जानते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं इस पे, सो ऐसे ही लोग हैं। अब इसका रिस्पॉन्स तो हर तरह से देना पड़ेगा ना। अगर चीनी की किल्लत दिखाई दे रही है तो अब उसको तो हम जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ज़्यादा बाहर चली गई या स्मगलिंग हो गई, पर अगर नेक टू नेक भी है, 15 नवंबर को नया जो सीज़न है वो शुरू होता है। चीनी 15 नवंबर से 15 अप्रैल तक बनती है, बाकी सारे टाइम पर बिकती है पाकिस्तान में। सो एक तो हमें ये याद रखना है, अगर ये ऐसी सिचुएशन है और 15 नवंबर को ही सीज़न शुरू होना है और आज से लेके ये इस टाइम पीरियड में आपको ये 2.5 माह में शॉर्टफॉल दिखाई दे रही है, तो आप इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट की सिग्नल करेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब ये जो वर्ड मैंने बोला है ना सलमान, देखें, एक चीज जो आई थिंक केयर टेकर्स को सोचनी पड़ेगी, ये वो जमाना नहीं है कि जहां पे जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बहुत जिसे कहेंगे फैक्चुअल नंबर बेस्ड ना हो। आप जेनेरिक गुफ्तगू नहीं कर सकते कि जी है इतनी। सो दीज आर स्मार्ट पीपल, इनको एग्जैक्ट फिगर्स का पता होना जरूरी है। सर ये बताइएगा, वक्त क्योंकि ज़रा थोड़ा सा कम रह गया है, कि अब ये जो महीना है इसमें ये कहा जा रहा था कि IMF का जो प्रोग्राम है, क्योंकि उसने 3 मरहलों से गुजरना था, जो पिछली हुकूमत, फिर निगरानों की, और उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी, और कुछ मुआहिदा भी ऐसा ही किया गया था कि जी मामला जो हैं वो तीनों के साथ सेटल्ड रहें, और यही वजह थी कि हमने देखा था कि मुलाकातें जो हैं वो हर एक के साथ रही थी। अब ये आपको लगता है कि जो IMF का प्रोग्राम है, ये जो निगरान हुकूमत है, इसको जो मैंडेट मिला है उस हिसाब से वो जो वक्त है ये निकाल सकेगी, जो हमने पेमेंट जो हैं वो करनी है वो करने की हम पोजीशन में हैं? सलमान, इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान 30 सितंबर के सारे टारगेट्स मीट करे। फंड का जो रिव्यू नवंबर में है वो तो केयर टेकर्स ने ही कराना है, उसको हम सेल थ्रू करें और इंश्योर करें। उसकी वजह यह है कि उससे बहुत से और फंड्स, प्रोग्राम लोन्स, वर्ल्ड बैंक के, कमर्शियल फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट लोन्स, ये जो हमारे जिनीवा के ये सारे उससे टाइड हैं, क्योंकि ये फंड्स आएंगे तो हमारे जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं उनको तकवीत मिलेगी। सो इसमें इनहराफ करने की कोई गुंजाइश पाकिस्तान के पास नहीं है, और केयर टेकर्स को आज भी यही इंश्योर करना है, अगर दे नीड टू स्ट्रेंथन देयर टीम, दे मस्ट ब्रिंग इन पीपल जो पाकिस्तान को समझते हों और IMF की ज़बान में गुफ्तगू करते हों। गेट द IMF प्रोग्राम ऑन बोर्ड, रिमेन विद द IMF प्रोग्राम। टारगेट्स मॉनिटरी होते हैं सलमान, और इसके लिए आप समझते हैं कि ज़रूरी है कि वो किसी किस्म की कोई सब्सिडी ना दी जाए, और जो यानी कि मसाइल हैं, जैसा मिसाल के तौर पे जो अवामी मसाइल हैं कि जी बिजली के बिल इजाफी आ रहे हैं, उसमें फ़िलहाल हम यही सोचें कि नहीं, फ़िलहाल जो है वो हम बेबस हैं IMF के सामने। 30 सेकंड सर। मैं ये समझता हूँ हाँ, IMF इज अ मैटर ऑफ नेगोशिएशन। IMF इज आर डॉक्टर, उससे खुलकर बात करें। कुछ एबरेशन है बिलों में, स्टैगर करें। कुछ सब्सिडी की हमारे पास गुंजाइश बजट में मौजूद होती है, जो हम फंड्स रखते हैं, उनको अगर यूज़ करना है तो कर लें, ताकि ये वक्त भी राइड आउट हो सके। IMF से खुलकर डेटा शेयर करें। वो हमारी तरह के 8-10 PhDs लाते हैं, उनसे जब बात करेंगे वो भी आपको सोल्यूशन देंगे, एंड मूव विद दैट। चलें ठीक है सर, देखते हैं। तो यही खबर आई है कि जी टफ टाइम दिया जा रहा है IMF की तरफ से। खाका नजीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।